हेलो नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका। कोशिका से संबंधित पिछले लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन वो डिस्कस किए थे और आज इस लेक्चर में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। पिछले लेक्चर में हमने सेल थ्योरी के बारे में पता किया था। इसके अलावा कोशिका से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। इसके अलावा हमने बात की थी कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस होता है, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस होता है, इनसे संबंधित हम बात करेंगे यहाँ पे। और साथ में 15 एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे कोशिका से संबंधित। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, जितने भी ये क्वेश्चन है आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, उन सभी में अगर आपके जनरल साइंस दे रखा है तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैसे 15 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर तक देख चुके थे और यहाँ पर ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। पादप कोशिका का बाह्य आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का बाह्य आवरण कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका झिल्ली, सेकंड है कोशिका भित्ति, थर्ड है केंद्रक झिल्ली और फोर्थ है टोनोप्लास्ट। अब पादप कोशिका की बात कर रहे हैं। अगर जंतु कोशिका पूछता तो आपका आंसर कोशिका झिल्ली हो जाता, लेकिन पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो पादप कोशिका का सबसे बाह्य आवरण हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति। दूसरा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, इनमें से कौन सा जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। देखिए, तारकाय, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और टोनोप्लास्ट। कोशिका भित्ति आपके पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है। कोशिका झिल्ली भी पादप कोशिका में पाई जाती है। टोनोप्लास्ट आपकी जो वैक्यूल होती है ना, रसधानी, उस रसधानी का जो बाह्य कवरिंग होती है, झिल्ली होती है, उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये भी आपकी प्रेजेंट होती है। लेकिन तारकाय जो होता है ये केवल आपका पाया जाता है, केवल आपका जंतु कोशिका में देखने को मिलता तारक का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जीवद्रव में सबसे अधिक पाया जाता है। जीवद्रव में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो जीवद्रव में सबसे अधिक क्या मिलेगा, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो यहाँ पर हम देखें तो जल की मात्रा सर्वाधिक होती है जीवद्रव के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो एक विकसित प्रकार का होता है, कोशिका द्रव में बिखरा हुआ होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो सुविकसित होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं। इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसमें 70S के साथ साथ में 80S प्रकार का राइबोसोम भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन दोनों के डिफरेंस से संबंधित आपको पता होनी चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखिए, विकसित केंद्रक तो आपका यूकेरियोटिक कोशिका में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित है। लाइसोसोम भी यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित है, ये भी यूकेरियोटिक कोशिका से। मतलब राइबोसोम जो होता है, जो कि 70S प्रकार का होता है, ये पाया जाता है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका के। अब एक बार यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ये प्लांट सेल्स है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं, साथ साथ में डिफरेंस भी बता देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। देखिए, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जितने भी कोशिकांग होते हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट्स में। एक तो आपका डबल मेम्ब्रेन यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हो जाएगा, दोहरी झिल्ली युक्त। और एक होते हैं जिनके पास चारों ओर एक ही झिल्ली पाई जाती है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो वो झिल्ली विहीन कोशिकांग हो जाएंगे, झिल्ली विहीन कोशिकांग। यहाँ पर हमें इनकी बात करनी है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका लाइसोसोम होता है, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में देखिए तो राइबोसोम छोटे छोटे संरचनाओं के रूप में होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा का फॉर्मेशन करना। श्वसन की जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस कारण इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कह देते हैं।
राइबोसोम है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इस कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री कह देते हैं। और ये यूकेरियोटिक कोशिका में दो प्रकार का देखने को मिलता है, 70S और 80S। ठीक है, और इसमें जो छोटी छोटी बिंदुनुमा संरचना आप देख रहे हैं ना, ये राइबोसोम। लाइसोसोम की हम बात करें तो लाइसोसोम जो होता है प्लांट सेल्स में थोड़ा सा जो वैक्यूल्स होती है उसके रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है लाइसोसोम। ये आप देख सकते हैं, ये लाइसोसोम, ये स्ट्रक्चर लाइसोसोम। अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका आपके केंद्र के पास में देखने को मिलती है, ये अंतर्द्रव्य जालिका। गोल्जी काय, ये आपका गोल्जी काय है। प्लास्टिड की हम बात करें तो ग्रीन कलर में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित है, ये प्लास्टिड हो जाएगा। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है, यहाँ पर ये वाला है सेंट्रोसोम। रसदानी वैक्यूल्स, ये बड़ी जो आपको नीले कलर में दिखाई दे रही है रसदानी हो जाएगी, और ये केंद्रक आपका बीज के अंदर। सबसे बाहर की जो लेयरिंग होती है इसको हम सेल वॉल कहते हैं, जिस पर प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, और फिर अंदर की ओर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। राइबोसोम, वैक्यूल न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ये केंद्रिका इसमें पाई जाती है केंद्रक में। ये कोशिकांग होते हैं आपकी कोशिका के अंदर। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका में यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं। जो मुख्य मुख्य डिफरेंस होता है, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो सबसे बाहर की ओर जो कवरिंग पाया जाता है उसे हम कैप्सूल कह देते हैं, जो मुख्य रूप से प्रोटीन से निर्मित होता है। फिर इसके अंदर की ओर पाई जाती है सेल वॉल, सेल वॉल, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पाई जाती है। कैप्सूल इनमें नहीं होता हमारे प्लांट सेल्स के, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर। फिर इसके अंदर आप देख सकते हैं डीएनए जो होता है ये बिखरा हुआ पाया जाता है, सुविकसित केंद्र का अभाव होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्र जो होता है ये सुविकसित प्रकार का होता है। न्यूक्लियस देख सकते हैं, इसमें बंद रहता है आपका क्रोमोसोम्स। राइबोसोम होते हैं ये 70S प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकेरियोट्स के अंदर 70S और 80S दोनों ही प्रकार के देखने को। इसके चारों ओर पिल्ली नामक संरचना ये उभार के रूप में पाई जाती है। एक फ्लैजिला पाया जाता है, ऐसी संरचना इनमें नहीं होती है। झिल्ली युक्त कोशिकाओं का इनमें अभाव होता है, जबकि झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है उसके लिए आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है अंदर की ओर कुछ उभार बनाती है इस प्रकार से, जिन्हें मेसोसोम्स कहते हैं। मेसोसोम्स जिनमें क्या होते हैं, इन मेसोसोम्स में श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। जबकि श्वसन से संबंधित एंजाइम इसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो ये मुख्य डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो और आपके क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर और समझ लीजिए कि सेल्स जो होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकेरियोटिक कोशिका, दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा आते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर एक कोशिकीय जो होते हैं उनमें प्रोटिस्ट आ जाते हैं, और मल्टी सेलुलर के अंदर जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, तो वो एक तो प्लांट्स हो गए जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। एक वे जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जिनमें सेल वॉल पाई जाती है। इनकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और फंजाई की सेल वॉल जो होती है काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और जो एनिमल्स होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल्स में नहीं पाई जाती है, सॉरी एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, प्लांट सेल्स में पाई जाती है। प्लास्टिड है ये एनिमल सेल्स में नहीं होती है, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। लाइसोसोम है ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और इनमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वैक्यूल जो होती है वो लाइसोसोम के रूप में कार्य करती है। क्लोरोफिल जो होती है ये एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट सेल्स में छोटे होते हैं और एनिमल सेल्स में छोटे होते हैं और प्लांट सेल्स में बड़े होते हैं आकार में। सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रियोल ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते। रिजर्व फूड के रूप में एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन होता है और प्लांट सेल्स में स्टार्च होता है। ये इनमें कुछ डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। एक विभाजन से संबंधित डिफरेंस भी होता है कि एनिमल सेल्स में जो विभाजन होता है कोशिका द्रव्य का वो कोशिका खांच विधि के द्वारा होता है, जबकि प्लांट सेल्स में कोशिका पट विधि के द्वारा। ये चीज प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका अभी हमने देखा था, उससे संबंधित और डिफरेंस देख लेते हैं। ये देखिए इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। इनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियस के जो आपका केंद्रक होता है
इसके अंदर जो आपका क्रोमोसोम्स पाया जाता है उसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि इसमें दो ही झिल्ली पाई जाती है। डीएनए विदाउट स्टोन प्रोटीन, इनमें स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, जबकि इनमें स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग इनमें उपस्थित नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में, यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम इनमें प्रेजेंट होते हैं 70S प्रकार के, इसमें 70 और 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सभी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है एक को छोड़कर, इनमें से सभी में पाई जाती है, सिर्फ एक में नहीं पाई जाती। देखिए जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है, नील हरित सवालों में पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है क्या, या सभी। तो यहाँ पर देखिए जीवाणु में पाई जाती है, नील हरित सवाल में पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इस कारण से ये अपना आकार परिवर्तित करता रहता है और इसे हम पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, या फिर इसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है, जगत का जोकर भी कह देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको देखने में, पीपीएलओ भी कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नगन होता है, इनमें से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नगन रूप में पाया जाएगा। देखिए नगन रूप में केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है केवल जीवाणु कोशिका में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से यूकेरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है। यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है, जीवाणु कोशिका, माइकोप्लाज्मा, नील हरित सवाल और अमीबा। तो यहाँ पर देखिए जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नील हरित सवाल ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है, लेकिन जो अमीबा होता है ये यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण। 23 नंबर का क्वेश्चन है, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। तो इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में नहीं है। देखिए कोशिका भित्ति है पादप कोशिका में उपस्थित होती है, हरित लवक होता है ये पादप कोशिका में ही पाया जाता है, प्लास्टिड भी पादप कोशिका में पाया जाता है, मतलब ये सभी जो है ये पादप कोशिका में ही प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती, देखिए जंतु कोशिका, पादप कोशिका, कवक कोशिका और जीवाणु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये सेलुलोज से निर्मित होती है, सेलुलोज से ये क्वेश्चन बन सकता है। कवक कोशिका में पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है, यहाँ पर ये काइटिन से निर्मित होती है, काइटिन से। और जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूरामिक एसिड या पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई। 25 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा। सबसे पहले कोशिका भित्ति को किसने देखा था, कल मैंने बताया था आपको, रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका को सर्वप्रथम देखा था तो वास्तव में इन्होंने क्या किया था, कोशिका भित्ति को ही देखा था। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका राइट हो जाएगा। रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने टिक्के का आविष्कार किया था, ये चीज आप। 26 नंबर का क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। सवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन की आपकी कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। सुबेरिन और पैक्टिन ये सेलुलोज के अंदर ही साथ में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से हम बात करें तो सेलुलोज हो जाएगा सवालों की कोशिका। आगे हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पता कर लेते हैं। देखिए कोशिका भित्ति की बात करें तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है जिसके अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन किस किस में पाई जाती है। देखिए पादपों के अंदर सेलुलोज से निर्मित पाई जाती है, कवकों के अंदर काइटिन से बनी हुई पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, नील हरित शैवालों में आपको कोशिका भित्ति है वो देखने को मिलती है। किस में नहीं पाई जाती ये भी पता होना चाहिए। जंतु कोशिका में सभी में नहीं पाई जाती, लेकिन माइकोप्लाज्मा जिसे हम पादप के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन इसमें भी आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका का सबसे बाहर वाला आवरण क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। निर्जीव होती है, पारगम्य होती है, मतलब सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। तो ये कोशिका भित्ति के बारे में इंपॉर्टेंट बातें होती है। आगे और देखिए यहाँ पर शैवालों की कोशिका भित्ति है, ये सेलुलोज से निर्मित होती है। अन्य पादपों की कोशिका भित्ति की बात करें तो सेलुलोज मुख्य रूप से सेलुलोज से निर्मित होती है। इसके अलावा इसमें हेमीसेलुलोज और पैक्टिन भी पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति ये काइटिन से निर्मित होती है। अन्य पदार्थ के रूप में हम बात करें तो कोशिका भित्ति के साथ साथ और अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे कि लिग्निन जो कि इसे मजबूती प्रदान करता है, क्यूटिन
जो जल की कमी जो होती है उसको रोकता है, मतलब जल ह्रास को रोकेगा। ये जो आपके मृदुविद पादप होते हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और सुबेरिन जो होता है ये पानी के लिए अपारगम्य होता है। तो ये कोशिका भित्ति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने देख ली। कोशिका भित्ति के बारे में जो कंप्लीट थ्योरी है वो हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कोशिका भित्ति से संबंधित। कोशिका भित्ति में पाया जाता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन सभी पाए जाते हैं कोशिका भित्ति में। तो मुख्य रूप से पूछे तो सेलुलोज हो जाए। 28 नंबर का क्वेश्चन है कोशिका भित्ति के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। लिग्निन मजबूती प्रदान करता, क्यूटिन जल की हानि को रोकता, सुबेरिन जल सेवन करता, मध्य पटलिका पेप्टाइड से निर्मित होती है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, यह जल सेवन से संबंधित नहीं होता। सुबेरिन जल का परिवहन रोकता है, मतलब अपारगम्य होता है जल के लिए। 29 नंबर का क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड की, सेलुलोज या हेमीसेलुलोज। ये तो आपका कोशिका भित्ति का घटक हो जाएगा। लिग्निन व पेक्टिन ये भी कोशिका भित्ति में, लिग्निन व सुबेरिन ये तीनों ही आपके कोशिका यानी कि सेल वॉल के घटक होते हैं। यहाँ पर पूछा है कोशिका झिल्ली, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है, फोस्फोलिपिड से बनी होती है कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन चयनात्मक पारगम्य यानी सिलेक्टिव प्रीमेबल झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम की झिल्ली या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कोशिका झिल्ली जो होती है चयनात्मक पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति ये सभी के लिए पारगम्य, सभी पदार्थों और ये सिलेक्टिव प्रीमेबल होती है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के बारे में और हम इंपोर्टेंट चीजें पता कर लेते हैं। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होता है। ये प्लाज्मा झिल्ली और जीवद्रव्य झिल्ली भी कह देते हैं इसे। आप देख सकते हैं कोशिका की चारों ओर पाई जाती है। ये प्रोटीन व लिपिड से निर्मित होती है, मतलब फास्फोलिपिड से बनी होती है, लचीली होती है और सजीव होती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, कुछ चयन किए हुए अणुओं को ही क्या करती है, अंदर जाने देती है। कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के द्वारा ही नियंत्रित होता है। और ये दो तरीके से होता है, एक तो विसरण के द्वारा, एक परासरण या डिफ्यूजन के द्वारा। आगे देखिए, कणों के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की तरफ जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत कम है, तो ये जो ऑक्सीजन के अणु है ये अंदर की ओर जाएंगे, तो इस प्रक्रिया को हम विसरण कह देते हैं, डिफ्यूजन कह देते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन क्या है कि अंदर आपकी CO2 की सांद्रता बहुत ज्यादा है और बाहर CO2 की सांद्रता कम है, तो ये विसरण के द्वारा जो CO2 के अणु है ये बाहर आ जाएंगे, तो ये विसरण की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, ये कंडीशन हो जाए कि बाहर सांद्रता बहुत ज्यादा है, अंदर सांद्रता बहुत ही कम है, और आपके अंदर से अणु वो बाहर आ जाए अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में, या फिर कह सकते हैं यहाँ से जो अणु होते हैं ये अंदर की ओर जाए, तो जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तब उसे हम परासरण कहते हैं। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, विसरण की प्रक्रिया शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए ओस्मोसिस, परासरण और देख लेते हैं। यहाँ पर परासरण क्या होता है, जल के अणु का चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की तरफ जाने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जल के अणुओं के जाने की प्रक्रिया को हम परासरण कह देते हैं। ये परासरण, यहाँ पर आप देखिए ये इनर इनसाइड योर सेल, सेल के अंदर की सांद्रता, ये सेल के बाहर की सांद्रता, बीच में ये झिल्ली के रूप में यहाँ पर क्या करती है, जो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है। तो बाहर की सांद्रता बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये अणु अंदर की ओर जाते हैं और इसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये प्रक्रिया आपकी परासरण कहलाती है। और पौधों के जड़ों द्वारा जल का अवशोषण वो परासरण के द्वारा ही होता है। ये एग्जाम्पल है, पूछा जा सकता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से गुजरते हैं तो क्या कहते हैं। जल के अणु चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से गुजरते हैं तो इसे हम परासरण, विसरण, चलन या इनमें से कोई नहीं, तो इसे परासरण कहते हैं। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस कहते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को किसकी सहायता से देख सकते हैं। साधारण माइक्रोस्कोप से, संयुक्त माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इनमें से कोई नहीं। तो
प्लाज्मा झिल्ली जो होता है इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। लगभग हमने आज 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं और साथ में हमने देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा हमने, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा हमने जो सेल मेम्ब्रेन है के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा सेल वॉल के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया। मतलब 3-4 टॉपिक है वो एक ही चैप्टर के अंदर, एक ही आपकी क्लास के अंदर कंप्लीट हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बार बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।